ओके, सो लास्ट टाइम देखिए हमने क्या क्या पढ़ा था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैड स्टडीड द कंसेप्ट ऑफ हार्डनेस। ओके, हार्डनेस हमने स्टडी किया। देखिए, ओके, हार्डनेस वाज द फर्स्ट कंसेप्ट। ठीक है, हार्डनेस क्या होता है बताइए मुझे थोड़ा जरा। लास्ट टाइम हमने स्टडी किया, व्हाट डू यू मीन बाय हार्डनेस। हार्डनेस का मीनिंग बताइए मुझे, क्या होता है हार्डनेस मतलब। Can you tell me hardness? What is the meaning of hardness? It is the resistance to the scratching. Okay, so resistance to scratching, इसको क्या बोलते हैं हम? हार्डनेस बोलते हैं। सो रेजिस्टेंस टू स्क्रैचिंग और रेजिस्टेंस टू एब्रेजन, इसको क्या बोलेंगे हम? हार्डनेस बोलेंगे। तो जिस मटेरियल पे हम इजीली स्क्रैच नहीं कर सकते हैं, ओके, इजीली एब्रेजन उसका नहीं कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? हार्ड मटेरियल बोलते हैं। उसका मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था। एग्जांपल क्या था? ग्लास इज मोर हार्डन देन द स्टील या फिर आयरन। ओके, ग्लास क्या होता है? स्टील या आयरन से थोड़ा ज्यादा हार्ड मटेरियल रहता है। अब ये हार्डनेस प्रॉपर्टी जो है वो उसका एप्लीकेशन क्या है, वो कहाँ पे यूज करना चाहिए हार्ड प्रॉपर्टी? अभी देखिए, आपको पता होगा कि मशीन में बहुत सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं। ओके, मशीन में क्या होता है? बहुत सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं। ओके, सम पार्ट्स आर स्लाइडिंग ऑन ईच अदर, सम पार्ट्स आर स्लाइडिंग ऑन ईच अदर। अभी वो स्लाइडिंग सरफेस जो है वहां पे क्या होना चाहिए? हार्डनेस ज्यादा होना चाहिए। अगर दो सरफेस अगर एक दूसरे पे स्लाइड करते हैं इस तरह से, तो क्या होना चाहिए? सरफेस का हार्डनेस ज्यादा होना चाहिए। सरफेस का हार्डनेस अगर ज्यादा होगा तो उसका स्क्रैचिंग इजीली नहीं होगा, इरोजन उसका इजीली नहीं होगा। ओके, इसलिए जहां भी स्लाइडिंग मोशन है, ओके, wherever there are two parts which are sliding or running to each other, at those surfaces there should be hardness should be more. Okay, hardness के बाद हमने देखा था toughness देखा था toughness। ओके, so toughness का मतलब क्या होता है बोलिए? टफनेस इज नथिंग बट रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन। उसको क्या बोलते हैं हम? रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन। रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन को हम टफनेस बोलते हैं। अगर दो बॉडीज है, दोनों को हमने सेम फोर्स लगाया, ओके, सपोज देयर आर टू बॉडीज, दोनों को हमने सेम फोर्स लगाया है, एक में डिफॉर्मेशन ज्यादा होता है, एक में दूसरे में डिफॉर्मेशन कम होता है, तो जिसमें डिफॉर्मेशन कम रहेगा वो ज्यादा टफ रहेगा। ओके, जो इजीली बेंड नहीं होता है उसको हम टफ बोलेंगे। समटाइम्स हम वर्ड यूज करते हैं, आपको पता होगा, व्हाट अ टफ गाय, व्हाट अ टफ पर्सन, व्हाट अ टफ एग्जामिनेशन। टफ मतलब वो इजीली डिफॉर्म नहीं होता है, इजीली बेंड नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? टफ बोलते हैं, टफ। ओके, सो वंस अगेन सपोज दीज आर टू मेटल स्ट्रिप्स। ओके, टफनेस का फिर से एक बार मीनिंग देखिए। यहाँ पे दो मेटल स्ट्रिप्स है, डिफरेंट मेटल का दो स्ट्रिप्स है, और दोनों को क्या किया है? बॉटम में फिक्स किया है। बॉटम में क्या किया है? फिक्स किया है, और ऊपर से मैं उसको फोर्स लगाता हूँ या फोर्स लगाता हूँ। तो फोर्स लगाने के बाद क्या हो जाएगा? दोनों भी बेंड हो जाएंगे। सपोज ये इतना सा बेंड होता है और ये बहुत ज्यादा बेंड होता है सेम फोर्स लगाने के बाद, तो क्या बोलेंगे? दिस इज मोर टफ बोलेंगे, इसमें डिफॉर्मेशन कम रहता है। सो टफनेस इज द टर्म रिलेटेड टू द डिफॉर्मेशन। रिमेंबर दिस थिंग, टफनेस इज द टर्म व्हिच इज रिलेटेड टू द डिफॉर्मेशन। जो ज्यादा टफ होता है उसका डिफॉर्मेशन कम होता है। ठीक है, अभी आपने ये भी कंसेप्ट पढ़ा होगा कि वाटर फ्लो जब रहता है, वाटर फ्लो, बहुत बड़ा वाटर फ्लो जब रहता है, तब ज्यादा ट्रीज एंड सपोज देयर आर सम ह्यूज ट्रीज, ओके, तो ह्यूज ट्रीज क्या करते हैं? बेंड नहीं हो पाते हैं, टफ नहीं, उनमें टफनेस ज्यादा होता है, तो क्या होता है? वो उनके रूट से निकल जाते हैं, फ्रॉम देयर रूट्स दे आर इलिमिनेटेड। ओके, सो समटाइम टफनेस भी होना चाहिए। देखिए, टफनेस भी होना चाहिए समटाइम्स। रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज टफनेस। ओके,
उसके बाद टफनेस के बाद नेक्स्ट टर्म कौन सा था, दैट इज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ या फिर स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग। अभी स्ट्रेंथ या फिर स्ट्रॉन्ग मतलब क्या रहता है, इट इज रेजिस्टेंस टू ब्रेकिंग, रेजिस्टेंस टू ब्रेकिंग, उसको क्या बोलेंगे हम, स्ट्रेंथ या फिर स्ट्रॉन्ग बोलेंगे। अभी देखिए वंस अगेन दो बॉडीज हैं, दोनों पे हमने फोर्स लगाया। कब तक फोर्स लगाना है, जब तक वो ब्रेक नहीं होते तब तक फोर्स मुझे लगाना है। देखिए ओके, अगर एक बॉडी कम फोर्स पे ब्रेक होती है तो उसको लेस स्ट्रॉन्ग बोलेंगे, और दूसरी बॉडी अगर बहुत ज्यादा फोर्स लगाने के बाद ही अगर ब्रेक होती है तो उसको स्ट्रॉन्ग बोलेंगे। सो स्ट्रेंथ इज रिलेटेड टू द ब्रेकिंग, रिमेंबर दिस, देयर इज स्लाइट डिफरेंस। देखिए टफनेस मतलब क्या है, ब्रेकिंग से रिलेटेड नहीं है वो, इट इज नॉट रिलेटेड टू ब्रेकिंग, इट इज ओनली रिलेटेड टू बेंडिंग या फिर डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन मतलब पता है ना, चेंज इन आइदर शेप और साइज और बोथ, उसको क्या बोलते हैं हम, टफनेस बोलते हैं, डिफॉर्मेशन बोलते हैं, सॉरी, चेंज इन शेप और साइज और बोथ उसको क्या बोलते हैं हम, डिफॉर्मेशन बोलते हैं। और जिसमें डिफॉर्मेशन कम प्रोड्यूस होता है वो ज्यादा टफ रहता है। और जो बॉडी, जिस बॉडी को ब्रेक करने के लिए ज्यादा फोर्स लगता है उसको क्या बोलेंगे हम, स्ट्रॉन्ग बॉडी बोलेंगे। ओके, स्ट्रॉन्ग बॉडी। सो स्ट्रेंथ और द स्ट्रॉन्गनेस ऑफ बॉडी इज रिलेटेड टू द ब्रेकिंग। ओके, उसके बाद ये हो गया हार्डनेस, टफनेस, उसके बाद स्ट्रॉन्ग। अभी देखिए कुछ मटेरियल कैसे होने चाहिए, कुछ मटेरियल को नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज चाहिए, मींस कुछ मटेरियल को हार्डनेस भी चाहिए और कुछ मटेरियल को हार्डनेस भी चाहिए और वो स्ट्रॉन्ग भी होने चाहिए। एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ। एग्जांपल, आपको गियर पता है, गियर, गियर ऐसा होता है, इस शेप का गियर, दिस इज कॉल्ड एज गियर। शायद आपने देखा होगा, इसको क्या बोलते हैं हम, GEAR, गियर बोलते हैं, गियर, दिस इज कॉल्ड एज गियर। ओके, गियर, ये जो गियर है वो रोटेशनल मोशन पे रहता है, और इसको किस लिए यूज करते हैं गियर को, इफ देयर आर टू मेशिंग गियर्स लाइक दिस, ओके, देयर आर टू मेशिंग गियर्स, ओके, like this, what will happen, rotational motion is transferred from this gear to this gear like this, okay, correct है ना। रोटेशनल मोशन ट्रांसफर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, गियर्स का यूज करते हैं। तो दीज आर कॉल्ड एज गियर्स। जब ये गियर रोटेट हो जाएगा तो ये भी गियर रोटेट हो जाएगा। सो इफ यू वांट टू ट्रांसफर द रोटेशनल मोशन फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, वी आर यूजिंग गियर्स, ठीक है। अभी गियर, गियर कैसा होना चाहिए, देखिए इसका सरफेस जो है, इसका सरफेस कैसा होना चाहिए, गियर का सरफेस हार्ड होना चाहिए। जितना सरफेस हार्ड होता है वो इजीली घिस नहीं पाता है, ओके, मतलब उसका लाइफ ज्यादा रहता है। इधर सरफेस हार्ड चाहिए और अंदर में कैसा चाहिए, वो स्ट्रॉन्ग चाहिए, क्योंकि वो ब्रेक भी नहीं होना चाहिए। ओके, सो फ्रॉम इनसाइड इट शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड ऑन द सरफेस इट शुड बी हार्ड। ओके, मतलब क्या क्या होता है, कभी कभी किसी ऑब्जेक्ट को एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज, उसके फंक्शनिंग के लिए एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज चाहिए होता है। ओके, फॉर एग्जांपल हमने एक गियर लिया, तो गियर को क्या होना चाहिए, अंदर से स्ट्रांग होना चाहिए और सरफेस पे कैसा होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए। अगर स्ट्रांग है लेकिन हार्ड नहीं है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे घिस जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये कांटेक्ट आता है, यहाँ पे स्लाइडिंग मोशन थोड़ा सा होता है, और स्लाइडिंग मोशन की वजह से क्या हो सकता है, यहाँ पे ये टोटली घिस सकता है। इसलिए कुछ मटेरियल्स ऐसे होने चाहिए कि अंदर से वो स्ट्रांग होने चाहिए और बाहर से वो क्या होने चाहिए, हार्ड होने चाहिए। ओके, तभी उसका लाइफ ज्यादा रहेगा। ओके, gears are used in the bikes, cars, okay, this is a machine element and it is used to transfer rotational motion from one shaft to another shaft, okay। so जिसका स्ट्रेंथ ज्यादा रहता है उसका U ज्यादा रहेगा। U मतलब मैं पता है ना आपको, U मतलब क्या रहता है,
अल्टीमेट अल्टीमेट टेंसाइल अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं हम उसको। क्या बोलते हैं? अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था? दैट इज डक्टाइल मटेरियल देखा था। डक्टाइल मटेरियल मतलब क्या रहता है? देखिए, डक्टाइल मटेरियल मतलब द मटेरियल व्हिच कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। जिस मटेरियल का हम थिन वायर्स, जिसका थिन वायर्स बना सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हम डक्टाइल मटेरियल बोलते हैं। ओके, तो दिस कैन बी ड्रॉन into thin wires, उसको क्या बोलते हैं? डक्टाइल मटेरियल बोलते हैं। So ductility is the property due to which that material can be drawn into thin wires. इस तरह से उसका डेफिनेशन हम लिख सकते हैं। Ductility is the property of material, okay, due to which it can be drawn into thin wire. उसके बाद मैलिएबल वर्ड में आपने सुना होगा। मैलिएबल मतलब क्या होता है? आपको पता है तो सब जरा बताइए मुझे। व्हाट डू यू मीन बाय मैलिएबल? डक्टाइल मींस ड्रॉन इनटू थिन वायर। मैलिएबल मतलब क्या रहेगा? ड्रॉन इनटू करेक्ट। इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स। ड्रॉन इनटू थिन शीट्स। उसका क्या बना सकते हैं हम? थिन शीट्स बना सकते हैं। उसको हैमरिंग करके हम क्या बना सकते हैं? उसका थिन शीट्स बना सकते हैं, उसको हम मैलिएबल बोलते हैं। एंड अनदर इज दैट लास्ट इज द ब्रिटल मटेरियल। ठीक है, अभी ब्रिटल मटेरियल मतलब क्या रहता है? बोलिए। ब्रिटल मटेरियल मींस द मटेरियल व्हिच सडनली फेल्स, दैट इज कॉल्ड एज ब्रिटल मटेरियल। the material which suddenly fails on heating, okay, suddenly fails या फिर ब्रेक बोल सकते हैं, suddenly breaks on heating या फिर हैमरिंग बोल सकते हैं, हैमरिंग। okay? जिस मटेरियल को हैमर करने के बाद, हथौड़े से उसको मारने के बाद क्या होता है? वो सडनली ब्रेक होता है। Okay, that is brittle. So we can say that brittle is the opposite property of ductile and malleable. Ductile या फिर malleable मटेरियल को हिट करने के बाद वो ब्रेक नहीं होता है, और ब्रिटल मटेरियल को क्या होता है? उसको हैमर करने के बाद उसका हम वायर नहीं निकाल सकते या फिर उसका थिन शीट्स नहीं बना सकते। ओके, उसका थिन शीट्स नहीं बना सकते, लेकिन वो क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है, उसको हम ब्रिटल बोलते हैं। So in this way we have studied different properties, okay, different properties of the material. Once again देखिए क्या क्या properties है। First is the hardness, second is the toughness, third is the strength, fourth is the ductile or ductility, next is the malleability, and last is the brittleness. Okay, so these are the different properties. हर एक का मीनिंग थोड़ा डिफरेंट है, ध्यान में रखिए। कभी कभी क्या लगता है हमें हार्डनेस और स्ट्रेंथ दोनों सेम लगते हैं, या फिर टफनेस और हार्डनेस दोनों सेम लगते हैं, वैसा नहीं है। देखिए, ठीक है, उसका कंसेप्ट ठीक से ध्यान में रखिए। तो हार्डनेस मींस रेजिस्टेंस टू द स्क्रैचिंग, टफनेस मींस रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन, स्ट्रेंथ मींस रेजिस्टेंस टू द ब्रेकिंग। So these are the differences between them. Ductile means it can be drawn into thin wires, and malleable means it can be drawn into thin sheets, and brittle means the material which cannot be drawn into wire, which cannot be drawn into sheets, and when it is hammered suddenly breaks. The material which breaks when suddenly hammered, उसको क्या बोलते हैं? हम brittle material बोलते हैं। So brittle material का बहुत अच्छा एग्जांपल कौन सा है? बोलिए। brittle material का एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल इसका क्या है? दैट इज ग्लास इज वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द ब्रिटल मटेरियल। ओके, ग्लास।
रेजिस्टेंस टू स्क्रैचिंग या फिर एब्रेजन। एब्रेजन मतलब इट इज द सिमिलर वर्ड टू द स्क्रैचिंग। स्क्रैचिंग को ही हम क्या बोलते हैं? एब्रेजन बोलते हैं, एब्रेजन। ओके, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू इरेज दिस स्क्रीन नाउ। मैलेबल मेटल का बहुत एग्जांपल है। गोल्ड इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द मैलेबल मेटल, क्योंकि गोल्ड का हम क्या कर सकते हैं? वेरी वेरी थिन शीट्स बना सकते हैं। गोल्ड का इतना थिन शीट हम बना सकते हैं कि वो कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट हो जाता है। इतना थिन शीट्स हम बना सकते हैं। ओके, देखिए जिस मेटल की मैलेबिलिटी अच्छी है उसका हम ऑर्नामेंट अच्छी तरह से बना सकते हैं, ऑर्नामेंट्स। ओके, ऑर्नामेंट बनाने के लिए उस मटेरियल में डक्टिलिटी चाहिए और मैलेबिलिटी चाहिए। ओके, दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। तो सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ओके, इन मटेरियल में क्या है? डक्टिलिटी है, मैलेबिलिटी है। सबसे ज्यादा मैलेबल मटेरियल कौन सा है? गोल्ड। ध्यान में रखिए, सबसे ज्यादा, क्योंकि गोल्ड का क्या कर सकते हैं हम? वेरी 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 थिन शीट बना सकते हैं। इतना थिन शीट बना सकते हैं कि वो कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट हो जाता है। Plastic can be brittle material. There is one doubt that can plastic be brittle material? अभी देखिए, there are different types of plastics. Some are soft plastic, some are hard plastic. Okay, so some plastics are brittle, but not all plastics are brittle. Some plastic can be brittle. Okay, so plastic में बहुत सारे types है, and according to different type there are different properties. Okay. There is one question, that is what is sonorous property? Sonorous property मैंने तो नहीं सुना है। ओके, कहाँ पे देखना पड़ेगा? Yes, Siddesh More has given a very good example that a 10 gram gold can be transformed into a sheet of area of football ground. मतलब एक 10 ग्राम का अगर गोल्ड आपके पास है तो उसका इतना थिन शीट हम बना सकते हैं कि वो एक फुटबॉल ग्राउंड को कवर कर सकता है। इतना थिन शीट हम बना सकते हैं। Okay, so gold is a very good example of the malleable material. It has very high malleability. Okay, we can make also the ball-like structure of the gold. Correct. ठीक है, अभी नेक्स्ट पार्ट स्टडी करेंगे हम। इस चैप्टर का बहुत ही नीट या फिर मेंस या फिर सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ओके, उस फार्मूला का क्या करेंगे? हम डेरिवेशन करेंगे। अभी डेरिवेशन, it is one very important derivation now that we are going to study now. This derivation is important from board point of view, and उसका जो फार्मूला रहेगा that is important for CET, NEET and मेंस एग्जाम। ओके, सो दैट फार्मूला वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ। ठीक है, अभी देखिए हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं? वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर। वर्क डन इन स्ट्रेचिंग वायर। वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर। वर्क डन इन स्ट्रेचिंग वायर, ये अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग वायर। ठीक है, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग वायर। So this is the derivation that we are going to study now. अभी देखिए, वर्क का मतलब तो आपने 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ा होगा। व्हाट डू यू मीन बाय वर्क? ओके, सो बोलिए मुझे वर्क क्या होता है? कैन यू टेल मी सम फार्मूला और सम डेफिनेशन रिलेटेड टू वर्क? वर्क क्या होता है? वर्क कब होता है?
Can you tell me related to work, something related to work, force, displacement? Okay, so some students have told the definition that work is equal to Fs. Okay, this is correct definition, correct formula. Okay, देखिए जब हम फोर्स लगाते हैं और फोर्स की डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तब वर्क डन होता है. ओके, वर्क डन कब होता है? जब हम फोर्स लगाते हैं एंड इन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स देयर शुड बी सम डिस्प्लेसमेंट. ओके, सो वर्क डन होने के लिए दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है. एक तो फोर्स भी चाहिए, दूसरा डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए. और डिस्प्लेसमेंट कैसा होना चाहिए? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स जिस डायरेक्शन को लगाया ना उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तभी वर्क डन हो सकता है. ओके, सो इधर भी देखिए, सपोज दिस इज वायर. ओके, ये वायर है, इसको मैंने क्या किया? स्ट्रेचिंग फोर्स लगाया. ओके, सो दिस इज वायर एंड इसको मैंने क्या किया है? स्ट्रेचिंग फोर्स लगाया. अभी स्ट्रेचिंग फोर्स लगाने के बाद क्या हो जाएगा? इसका इलोंगेशन हो जाएगा, ये हमें पता है. इलोंगेशन हो जाएगा, ठीक है ना? इलोंगेशन हो जाएगा, ये फोर्स लगाने के बाद इलोंगेशन हो जाएगा. तो मतलब क्या हो गया? इधर फोर्स भी आ गया एंड डिस्प्लेसमेंट मतलब इलोंगेशन भी आ गया. फोर्स आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, मतलब इधर वर्क डन तो होगा ना. तो इसका मतलब क्या होगा? जब भी किसी वायर को हम स्ट्रेच करते हैं, जब भी किसी वायर को हम स्ट्रेच करते हैं तो वहां पे क्या होता है? वर्क डन होता है. अभी उसका फार्मूला हमें निकालना है. ठीक है, मतलब किसी भी वायर को स्ट्रेच करने के बाद हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्क इज डन देयर, दैट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट नाउ. वर्क डन इन स्ट्रेचिंग वायर. ओके, देखिए डेरिवेशन कैसा आएगा. यहां पे पहले मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं. सो दिस इज द वायर. ओके, एंड टू दिस वायर सपोज आई अप्लाई फोर्स F. Okay, and due to this force suppose this much is the elongation. इतना elongation हो गया. Okay, यहां से यहां तक क्या रहेगा? This is the original length रहेगा. This is the original length. और यहां से यहां क्या रहेगा? elongation रहेगा. This is the elongation on application of the force. फोर्स अप्लाई करने के बाद ये इतना elongation हो गया. इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? सपोज A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ओके, एंड इसका यंग्स मॉडुलस जो है, यंग्स मॉडुलस, इस मटेरियल का यंग्स मॉडुलस कितना है? सपोज Y इज द यंग्स मॉडुलस. तो वर्क डन इन स्ट्रेचिंग वायर हमें निकालना है. ठीक है, कैसे निकालेंगे? देखिए, इसका एक पहले सेंटेंस लिखता हूं, मतलब डेरिवेशन कैसा लिखना है. देखिए, जब भी आपको डेरिवेशन, फिजिक्स का डेरिवेशन टेस्ट में लिखना है तो किस तरह से लिख सकते हैं? देखिए, पहले तो इधर हमें सेंटेंस लिखना पड़ेगा. क्या सेंटेंस लिखना पड़ेगा? कंसीडर ए वायर stretched, okay, consider a wire stretched by tensile force as shown in figure. ओके, यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं? हम इस वायर को स्ट्रेच करने जा रहे हैं. ओके, सो कंसीडर वायर स्ट्रेच्ड बाय टेंसाइल फोर्स एज शोन इन फिगर. ओके, उसके बाद लेट कैपिटल एफ क्या है? स्ट्रेचिंग फोर्स या फिर टेंसाइल मतलब स्ट्रेचिंग फोर्स है. उसके बाद स्मॉल एल क्या है? उसमें इलोंगेशन है. स्मॉल एल इज द इलोंगेशन. उसके बाद मतलब क्या करना है? डेरिवेशन, हमेशा टेस्ट में डेरिवेशन लिखते वक्त क्या कीजिए? हमेशा एक पहले तो एक सेंटेंस लिखिए. और सेंटेंस कैसे स्टार्ट करेंगे? कंसीडर वर्ड से सेंटेंस हम हमेशा चालू करेंगे. ओके, सो कंसीडर ए वायर स्ट्रेच्ड बाय टेंसाइल फोर्स एज शोन इन फिगर. उसके बाद क्या लिखेंगे? इस डेरिवेशन में जो टर्म आने वाले हैं, जो भी टर्म आने वाले हैं, वही टर्म यहाँ पे पहले हम लिखने वाले हैं. सो कौन सा टर्म आने वाला है? F इज द स्ट्रेचिंग फोर्स, L इज द इलोंगेशन. ओके, उसके बाद कैपिटल A मतलब क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा कैपिटल A.
ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे निकालते हैं हम, पाई आर स्क्वायर बाय यूजिंग द फॉर्मूला दैट इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद कैपिटल एल क्या है, ओरिजिनल, कैपिटल एल क्या है, ओरिजिनल लेंथ है, कैपिटल एल इज द ओरिजिनल लेंथ। एंड one more thing, important thing is y is the Young's modulus, y is Young's modulus। ठीक है। फिर एक बार देखिए डेरिवेशन कैसा लिखना है, कंसीडर वर्ड से स्टार्ट करके एक सेंटेंस लिखिए, उसके बाद क्या करना है, लेट वर्ड यूज करने के बाद डेरिवेशन में हमें जो भी टर्म्स लगने वाले हैं वो सभी टर्म्स यहाँ पे हम लिखेंगे। F is the stretching force, L is the elongation due to that stretching force, after that A is the area of cross section, L is the original length of the wire and Y is the Young's modulus। ठीक है। अभी स्ट्रेचिंग फोर्स का मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया है। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्ट्रेचिंग फोर्स, वो ध्यान में रखने के लिए एक वर्ड भी आपको बताया था मैंने, पता है क्या आपको स्ट्रेचिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन। इलोंगेशन का नहीं बोल रहा हूं मैं, नॉट फॉर द इलोंगेशन, स्ट्रेचिंग फोर्स का फॉर्मूला। ओके, वो ध्यान में रखने के लिए क्या वर्ड बोला था मैंने, याल बाय यल, याल बाय यल ऐसा वर्ड बोला था ना। ओके, सो देयरफॉर यहां पे डायरेक्टली लिखता हूं, देयरफॉर या फिर डायरेक्टली लिखता हूं मैं, we know that stretching force F is equal to याल बाय यल, ऐसा बोला था ना मैं। ओके, y a small l divided by capital L, y a small l by capital L। okay, this is correct। ठीक है, so we know that stretching force is याल बाय यल। अभी मैं क्या करूंगा, देखिए एक इंटरमीडिएट कंडीशन कंसीडर करूंगा। इंटरमीडिएट मतलब क्या रहता है, मिडल कंडीशन, मिडल इंटरमीडिएट कंडीशन कंसीडर करूंगा। देखिए पहले इलोंगेशन कितना था, 0, और फोर्स लगाने के बाद इलोंगेशन कितना हो गया है, यल हो गया है, टोटल इलोंगेशन कितना हो गया है, यल। मैं एक इंटरमीडिएट कंडीशन कंसीडर करूंगा। देखिए यहाँ पे कंसीडर इंटरमीडिएट कंडीशन। इंटरमीडिएट कंडीशन मतलब बीच वाला कंडीशन कंसीडर करूंगा, बीच वाला मतलब इनिशियल कंडीशन क्या है, 0 फोर्स 0 इलोंगेशन है, करेक्ट है ना। इनिशियल कंडीशन क्या है, 0 फोर्स 0 इलोंगेशन। फाइनल कंडीशन क्या है, फोर्स इज कैपिटल F एंड इलोंगेशन इज L। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूं, देखिए यहाँ पे लिखता हूं, ये देखिए पहले इलोंगेशन कितना है, 0, पहले फोर्स कितना है, 0 है। ये देखिए पहले फोर्स कितना है, फोर्स 0 है, और इलोंगेशन कितना है, इलोंगेशन कितना है, 0 है। जब फोर्स रहेगा तो इलोंगेशन नहीं रहेगा ना, फोर्स 0 है तो इलोंगेशन 0 है। बाद में फाइनली फोर्स कितने वाला है, कितना होने वाला है, फाइनली फोर्स F होने वाला है, और फाइनली इलोंगेशन क्या होने वाला है, L। अभी दिस इज द इनिशियल कंडीशन एंड दिस इज द फाइनल कंडीशन, पता चला ना। ये इनिशियल है, जब कुछ भी फोर्स नहीं था, इलोंगेशन कुछ भी नहीं था। ये फाइनल कंडीशन है, मतलब फाइनली फोर्स F हो गया है और फाइनली इलोंगेशन कितना हो गया है, स्मॉल l हो गया है। अब इंटरमीडिएट कंडीशन मैं ले लूंगा, इंटरमीडिएट कंडीशन बीच वाला कंडीशन ले लूंगा। ठीक है, बीच वाला कंडीशन मतलब फोर्स क्या रहेगा, 0 टू F के बीच में रहेगा। कंसीडर इंटरमीडिएट कंडीशन व्हेन, देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, व्हेन फोर्स क्या रहेगा, स्मॉल f रहेगा। मतलब स्मॉल f का वैल्यू क्या रहेगा, 0 और f के बीच में कोई भी रहेगा। मतलब पहले तो फोर्स फॉर एग्जांपल 0 न्यूटन था, फाइनली फोर्स सपोज 100 न्यूटन होता है, तो बीच वाला मतलब कौन सा आ जाएगा, 0 टू 100 के बीच में कोई भी वैल्यू। ध्यान में आया ना, इंटरमीडिएट मतलब बीच वाला कंडीशन, इनिशियली 0 फाइनली 0, उनके बीच में कोई भी, बीच में मतलब मिडल नहीं है, मिडल इट डज नॉट मीन मिडल, ध्यान में रखिए। ठीक है,
अभी फोर्स अगर स्मॉल एफ रहेगा तो इलोंगेशन भी अकॉर्डिंगली क्या रहेगा, फोर्स अगर 0 टू एफ के बीच में है तो इलोंगेशन भी 0 टू स्मॉल एफ के बीच में रहेगा। So consider an intermediate condition when force is F and elongation is suppose x। इधर तक ध्यान में आया क्या देखिए, क्योंकि यहां तक आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। ओके, यहां तक कुछ डाउट है क्या, बोलिए। अभी देखिए, कंसीडर वायर स्ट्रेच्ड बाय टेंसाइल फोर्स एज शोन इन फिगर, और यहाँ पे लेट में क्या किया है, मैंने सभी टर्म्स लिखा है और उसके बाद स्ट्रेचिंग फोर्स लिखा है। स्ट्रेचिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या रहता है, यल बाय यल रहता है। यहाँ तक कुछ डाउट है क्या, बोलिए। यहाँ तक अप टू दिस यल बाय यल तक डाउट है क्या, कोई डाउट है? नो डाउट, ठीक है। उसके बाद ये पार्ट थोड़ा सा फिर से सुनिए, ये पार्ट लिसन केयरफुली। मैं वर्क डन निकालने के लिए क्या करूंगा, देखिए, एक इंटरमीडिएट कंडीशन ले लूंगा। इंटरमीडिएट मतलब इनिशियल भी नहीं, फाइनल भी नहीं, बीच वाला कोई सा भी कंडीशन ले लूंगा। बीच वाला मतलब क्या रहेगा, फोर्स स्मॉल एफ रहेगा, मतलब 0 टू कैपिटल एफ के बीच में स्मॉल एफ, एंड इलोंगेशन। अगर फोर्स इंटरमीडिएट कंडीशन में है तो इलोंगेशन भी बीच में ही कहां पे होगा ना, ठीक है, 0 टू एल के बीच में होगा। 0 टू एल के बीच में सपोज कितना है, x है, एज्यूम करते हैं। ओके, सो कंसीडर एन इंटरमीडिएट कंडीशन व्हेन फोर्स इज f एंड इलोंगेशन इज x। ओके, देयरफॉर फोर्स का फार्मूला अभी मुझे बताइए क्या आएगा। फोर्स का फार्मूला स्मॉल f का फार्मूला क्या आ जाएगा। देयरफॉर फोर्स स्मॉल f, फोर्स का फार्मूला क्या आ जाएगा, थोड़ा सा बताइए मुझे। स्मॉल एफ का फार्मूला क्या आ जाएगा फॉर एक्स इलोंगेशन। बेस्ड ऑन दिस फार्मूला ही आपको निकालना है। ये फार्मूला क्या आएगा, मुझे थोड़ा बताइए। क्या बता सकते हैं, फोर्स का फार्मूला क्या आ जाएगा। ये देखिए, टोटल फोर्स का फार्मूला क्या है, y a स्मॉल l बाय कैपिटल L। तो इंटरमीडिएट फोर्स का फार्मूला स्मॉल f का क्या आ जाएगा। करेक्ट, Nikhil correct. After that, Vignesh is also correct. Siddhi is also correct. Sahil correct. Okay. Shruti is also correct. Dashrath, Rahul, correct. Okay. So based on this formula only we can write that formula. Okay. अगर कैपिटल F का फॉर्मूला y a स्मॉल l by l है तो स्मॉल f का फॉर्मूला, अभी फोर्स स्मॉल f है तो इलोंगेशन क्या हो जाएगा, स्मॉल x हो जाएगा ना। इधर क्या लिखूंगा मैं, स्मॉल f लिखूंगा, और इधर इलोंगेशन की प्लेस पे क्या करूंगा, स्मॉल x लिखूंगा। तो क्या हो जाएगा, इधर y a स्मॉल x डिवाइडेड बाय l हो जाएगा। यल बाय l के बजाय यक्स बाय l हो जाएगा। ओके, क्योंकि जब फोर्स चेंज होता है तब इलोंगेशन चेंज होता है, बाकी का तो कुछ चेंज नहीं होगा ना। y तो वैसा ही रहेगा, यंग्स मॉड्यूलस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो वैसा ही रहेगा, ओरिजिनल लेंथ तो वैसा ही रहेगा। अगर फोर्स चेंज होने वाला है तो इलोंगेशन चेंज होने वाला है। इधर मैं स्मॉल f अगर लिखता हूं तो इधर क्या लिखना पड़ेगा मुझे, स्मॉल x लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। सो दिस इज द फोर्स, ठीक है। अभी क्या किया है हमने, इंटरमीडिएट कंडीशन का फोर्स निकाला है। यहां तक कुछ डाउट है क्या, बोलिए मुझे। यहां तक इंटरमीडिएट कंडीशन का फोर्स हमने निकाला है, अप टू दिस एनी डाउट। ओके, फिर एक बार देखिए, कंसीडर में एक सेंटेंस लिखा है, लेट में हमने सभी टर्म्स लिखी है, उसके बाद स्ट्रेचिंग फोर्स का हमें जो फॉर्मूला पता है हमने वो ऑलरेडी डिराइव किया है, वो फॉर्मूला लिखा यल बाय यल। ओके, ये क्या है, फाइनल फोर्स का फॉर्मूला है। ये क्या है, फाइनल फोर्स, ये फाइनल इलोंगेशन और ये फाइनल फोर्स। अभी क्या करने जा रहे हैं हम, एक इंटरमीडिएट कंडीशन कंसीडर करने जा रहे हैं। इंटरमीडिएट कंडीशन में क्या रहेगा, फोर्स भी इंटरमीडिएट रहेगा और इलोंगेशन भी इंटरमीडिएट रहेगा। इंटरमीडिएट मतलब इन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, इनिशियल को भी हम नहीं है, फाइनल को भी नहीं है। इंटरमीडिएट कंडीशन में क्या हो जाएगा, देखिए, फोर्स भी कम रहेगा और इलोंगेशन भी थोड़ा कम रहेगा, ठीक है। सो इंटरमीडिएट कंडीशन का फोर्स अगर स्मॉल f है तो इलोंगेशन सपोज x रहेगा, एज्यूम करते हैं, तो स्मॉल x का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, y a x by l आ जाएगा, ठीक है।
यहां तक अभी डाउट नहीं। अभी क्या करूंगा मैं, बहुत ही छोटा सा इलॉन्गेशन करूंगा, बहुत ही छोटा सा इलॉन्गेशन करूंगा। नाउ wire is stretched by, now wire is stretched by, wire is stretched by very very small amount, very small amount dx। अभी फोर्स तो इतना है, यहाँ पे फोर्स हमें पता चला ना। अभी क्या करूंगा मैं, इंटरमीडिएट कंडीशन जहां पे हम है वहां पे क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इलॉन्गेशन करेंगे, बहुत थोड़ा सा इलॉन्गेशन यहाँ पे करेंगे, और इलॉन्गेशन करने के बाद क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। देयरफॉर वर्क डन, देयरफॉर वर्क डन, वर्क डन मतलब क्या रहता है, अप्लाइड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या फिर इलॉन्गेशन। ये पता चला ना कैसे लिखा है मैंने, वर्क डन का फॉर्मूला क्या रहता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट रहता है ना। अभी कहां पे हूं मैं, इंटरमीडिएट कंडीशन पे हूं, ओके। वहां पे स्ट्रेचिंग कितना किया है मैंने, dx का स्ट्रेचिंग किया है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, फोर्स इनटू वहां का इलॉन्गेशन ना, वहां पे dx ही मैंने स्ट्रेचिंग किया है, ठीक है। और इसको w नहीं लिखूंगा मैं, dw लिखूंगा, इन स्पाइट ऑफ w, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, dw लिखूंगा। अभी हमेशा ध्यान में रखिए, w मतलब क्या रहता है, टोटल वर्क डन या फिर लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क डन। W मतलब क्या रहता है, लार्ज वर्क डन, और dw मतलब क्या रहता है, छोटा सा, वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये आपको ध्यान में रखना है। कभी भी देखिए x मतलब क्या रहेगा, x जनरली हम डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट को यूज कर सकते हैं। सो x मतलब क्या रहेगा, ज्यादा डिस्टेंस या फिर ज्यादा डिस्प्लेसमेंट रहेगा। और जब हम dx यूज करते हैं तो dx का मतलब क्या रहता है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ओके, या फिर स्मॉल डिस्टेंस या फिर स्मॉल इलॉन्गेशन। सो जब भी आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को स्मॉल बनाना है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को स्मॉल बनाना है, तो क्या करते हैं हम, डी लेटर यूज करते हैं, वो ध्यान में रखिए, ठीक है। तो देखिए यहां तक कुछ डाउट है क्या, सो dx जो हमने इलॉन्गेशन किया है उसके लिए, dx के इलॉन्गेशन के लिए वर्क डन क्या आ जाएगा, dw इज इक्वल टू f इनटू dx आ जाएगा, ओके, f इनटू dx। अभी f का फॉर्मूला इधर मैं डालता हूं, f का फॉर्मूला क्या है, y(a)x by l dx। जस्ट f को मैंने रिप्लेस किया। कुछ डाउट है क्या, पूछिए। कुछ डाउट है तो पूछिए यहां तक। सिद्धेश मोरे asked that there are two equal and opposite forces acting here. One is tensile force and deforming force. In both cases, displacement is same and forces are equal and opposite. So, total work done, work by both force will be zero. For example, work done by tensile force is, देखिए इसके बारे में सिद्धेश मौर्य, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बाद में अभी डिस्कस करूंगा, ये डेरिवेशन होने के बाद, ओके। क्योंकि यहाँ पे दो वर्क डन होने वाले हैं, दो वर्क डन कौन से होने वाले हैं और उसका नीट में, मेंस में किस तरह से क्वेश्चन आता है, वो थोड़ा सा हम बाद में देखेंगे। पहले तो क्या करेंगे, ये डेरिवेशन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कंप्लीट वर्क डन का फॉर्मूला कैसा आता है देखेंगे, और उसके बाद सोचेंगे कि वर्कडन के दो फार्मूले, और भी इधर वर्कडन के दो फार्मूले कौन से हैं और उसमें क्या डिफरेंस है वो बात करेंगे, ठीक है। यहां तो कुछ डाउट है क्या, बोलिए। DW stands for small work, okay, there is one question that DW का मीनिंग क्या है, तो DW मतलब स्मॉल वर्क, W मतलब जनरली ध्यान में रखिए लार्ज वर्क रहता है, और DW क्या रहता है, स्मॉल वर्क रहता है। तो DW इज इक्वल टू y(x) dx डिवाइडेड बाय। अभी ये बोलिए मुझे, ये वर्क डन किसके लिए है, स्मॉल अमाउंट के स्ट्रेचिंग के लिए, दिस इज द वर्क डन फॉर स्मॉल स्ट्रेचिंग, ठीक है। तो वर्क डन फॉर टोटल स्ट्रेचिंग क्या हो जाएगा, देयरफॉर वर्क डन फॉर, या फिर टोटल वर्क डन
देयरफॉर टोटल वर्क डन वो कैसा निकालेंगे, देखिए टोटल वर्क डन फॉर इलॉन्गेशन यल। ये ध्यान में आया क्या, देखिए ये वर्क डन किसके लिए है, ये तो वर्क डन वेरी स्मॉल इलॉन्गेशन के लिए, ठीक है। तो टोटल वर्क डन फॉर कंप्लीट इलॉन्गेशन कितना रहेगा, ये कैसा निकालेंगे, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DW करेंगे। इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। अभी इंटीग्रेशन का मीनिंग आपको बता देता हूँ, ये थोड़ा सा पार्ट डिफिकल्ट है, थोड़ा सा ठीक तरह से ध्यान दीजिए इसके बारे में। ये क्या हो गया, देखिए दिस इज स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन DW। कंप्लीट वर्क डन निकालने के लिए ये क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। इंटीग्रेशन मतलब क्या रहता है, इंटीग्रेशन का दूसरा मीनिंग है समेशन। इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है, इंटीग्रेशन इज कॉल्ड एज समेशन, उसको बोलते हैं, ओके, समेशन। अभी समेशन इधर किसका समेशन हम करेंगे, देखिए अभी थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे वर्क डन निकालेंगे, और थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे वर्क डन निकालेंगे, और थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे वर्क डन निकालेंगे। ऐसा हम तब तक करेंगे till the elongation become value of small a। आपको पता चला ना, पहले तो इलॉन्गेशन कितना था, 0 था, थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे वर्क डन निकालेंगे, और थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे वर्क डन निकालेंगे, और इस तरह से छोटा छोटा वर्क डन हम निकालेंगे, और सभी वर्क डन का क्या करेंगे, हम एडिशन करेंगे, और सभी वर्क डन का छोटे छोटे सभी वर्क डन का एडिशन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, टोटल वर्क डन मिलेगा। इसको क्या बोलेंगे, हम समेशन या फिर इंटीग्रेशन बोलते हैं। ओके, समझ में आया कि, देखिए पहले तो इलॉन्गेशन कितना था, 0 था, ठीक है, मैंने बाय वेरी स्मॉल अमाउंट dx स्ट्रेच किया, वर्क डन निकाला, तो और थोड़ा सा स्ट्रेच किया और वर्क डन निकाला, और थोड़ा सा स्ट्रेच किया और एक वर्क डन निकाला। इस तरह से थोड़े थोड़े अमाउंट में स्ट्रेच करने के बाद जो वर्क डन आता है, उस सभी वर्क डन का मुझे क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा, उसको समेशन या फिर इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। सो टोटल वर्क डन मतलब क्या रहेगा, इन छोटे छोटे वर्क डन का इंटीग्रेशन रहेगा, या छोटे छोटे वर्क डन का क्या रहेगा, समेशन रहेगा, करेक्ट है ना। इसमें कुछ डाउट है क्या, बोलिए। टोटल वर्क डन फॉर इलॉन्गेशन यल इज W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DW। इंटीग्रेशन ऑफ DW मतलब एडिशन ऑफ ऑल सच स्मॉल वर्क डन्स, एडिशन ऑफ ऑल सच स्मॉल वर्क डन्स, उसको क्या बोलेंगे हम, टोटल वर्क डन बोलेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ, अभी DW का जो वैल्यू आया है मैं इधर डालता हूं, दैट इज YA स्मॉल x डिवाइडेड बाय L dx, ठीक है। अभी इंटीग्रेशन, ये मैथमेटिक्स का पार्ट है थोड़ा सा, और मैथमेटिक्स का इंटीग्रेशन का जो पार्ट है, यहाँ पे जितना इंटीग्रेशन लगता है उतना ही मैं बता दूंगा, ओके। there is one topic in physics also that is called as mathematical methods या फिर mathematical tools नाम का एक टॉपिक है, उसमें आपको इंटीग्रेशन कैसे लेते हैं, इंटीग्रेशन के डिफरेंट फॉर्मूला क्या है, वो उस टॉपिक में आपको बताए जाएंगे। यहाँ पे जो मैं बताता हूँ उतना ही ध्यान में रखिए रिलेटेड टू दिस इंटीग्रेशन, ओके। यहाँ पे इंटीग्रेशन लेने के लिए जो स्टेप लगेंगे उतना ही मैं बताऊंगा, और वही ध्यान में रखिए रिलेटेड टू दिस इंटीग्रेशन, ठीक है। देखिए अभी इंटीग्रेशन, ये मैथमेटिक्स का एक कंसेप्ट है इंटीग्रेशन, और उसमें एक रूल है। क्या रूल है, देखिए यहाँ पे जो भी कांस्टेंट रहेगा उसको क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन से बाहर लेंगे, ये इंटीग्रेशन का रूल है। यहाँ पे जो टर्म कांस्टेंट है उसको क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे। अभी यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, देखिए यंग्स मॉडुलस तो चेंज नहीं होगा, a तो चेंज नहीं होगा, और l भी चेंज नहीं होने वाला है। जो चेंज नहीं होता है वो क्या करते हैं, हम इंटीग्रेशन से बाहर लेते हैं, YA बाई L, ठीक है। YA बाई L तो इंटीग्रेशन के बाहर आ गया। अभी इंटीग्रेशन में क्या रहेगा, x dx रहेगा, x dx, और इसको लिमिट भी ले लेंगे। लिमिट मतलब क्या रहेगा,
हमें ये इलोंगेशन कहां से कहां तक करना है, इलोंगेशन क्या करना है, 0 से यल तक करना है। थोड़ा सा ये पार्ट देखिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लगेगा क्योंकि आपने अभी तक इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है, तो थोड़ा सा ठीक से ध्यान दीजिए, उसमें कुछ डाउट है तो पूछिए तो क्लियर हो जाएगा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है। ओके, वंस अगेन देखिए, टोटल वर्क मतलब क्या रहेगा, सम ऑफ ऑल स्मॉल वर्क्स। टोटल वर्क मतलब क्या रहेगा, सम ऑफ, इंटीग्रेशन का मतलब ही क्या है, सम ऑफ ऑल छोटा छोटा वर्क रन्स। ओके, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dw। सो इंटीग्रेशन ऑफ dw मतलब क्या है, इधर फॉर्मूला yax by l into dx है, ठीक है। उसमें क्या है, ya by l इज अ कांस्टेंट व्हिच इज टेकन आउटसाइड। इंटीग्रेशन का रूल है, अकॉर्डिंग टू दैट रूल इंटीग्रेशन में जो भी कांस्टेंट रहते हैं उनको क्या करते हैं, हम इंटीग्रेशन से बाहर लेते हैं। ओके, सो ya by l तो बाहर आ गया, अभी इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, x dx बचेगा, x dx। लिमिट्स आर 0 टू यल रहेगा। लिमिट मतलब क्या रहता है, ये वर्क डन कहां से कहां तक आपको निकालना है, दोज आर कॉल्ड एज लिमिट्स ऑफ द इंटीग्रेशन। इलोंगेशन पहले 0 था, जब तक इलोंगेशन यल नहीं होता है तब तक हम क्या करेंगे, उस छोटे छोटे वर्क डन के एडिशन करेंगे, उसको हम लिमिट्स बोलते हैं। ओके, ओके, साइन, राजनंदन पाटिल, साइन कौन सा साइन, विच साइन, ये जो साइन है इसको मतलब इट इज सिमिलर टू यस बट नॉट एग्जैक्टली यस, और इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। अभी देखिए, समेशन के लिए जनरली हम क्या यूज करते हैं, सिग्मा सिंबल यूज करते हैं, समेशन, समेशन के लिए। और समेशन का ही दूसरा मीनिंग है इंटीग्रेशन, एंड इंटीग्रेशन इज अ डिफरेंट टॉपिक, और इंटीग्रेशन के लिए ऐसा साइन यूज करते हैं। ओके, इस साइन को कुछ नेम नहीं है, लेकिन इंटीग्रेशन को इस तरह से, इट इज सिमिलर टू यस बट नॉट एग्जैक्टली यस, इसको क्या बोलते हैं हम, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बोलते हैं। ओके, ये ध्यान में रखिए, दिस इज समेशन। समेशन के लिए कौन सा साइन या फिर सिंबल यूज करेंगे, सिग्मा, और इंटीग्रेशन के लिए इस तरह से सिंबल यूज कर सकते हैं। So ya(x by l dx), so ya by l is a constant which is taken outside, इंटीग्रेशन में रहेगा x dx। अभी इंटीग्रेशन में एक रूल है, क्या रूल है, इंटीग्रेशन ऑफ x dx। देखिए इधर मैं क्या लिखता हूं, ya by l as it is, और इंटीग्रेशन ऑफ x dx आता है x² by 2 आता है। ओके, x dx, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, इंटीग्रेशन ऑफ x dx क्या आ जाएगा, x² by 2 आ जाएगा। ये कहां से आएगा, ये आपको बाद में रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ाए जाएंगे, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, उसमें आपको समझ में आएगा। ओके, अभी तो इतना ही ध्यान में रखिए, बाद में आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा जब आपको इंटीग्रेशन टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक है, तब आपको x dx x² by 2 क्यों आता है आपको अच्छी तरह से पढ़ाया जाएगा। अभी तो इतना ध्यान में रखिए कि इंटीग्रेशन ऑफ x dx x² by 2 ही रहता है, अभी तो इतना ही ध्यान में रखिए, क्योंकि वो पढ़ाने लगोगे तो उसमें 3-4 लेक्चर हमें लग जाएंगे। देयर इज वन टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज मैथमेटिकल मेथड्स, उसमें आपको ये सब कुछ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। सो अभी तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इंटीग्रेशन ऑफ x dx क्या रहता है, x² by 2 रहता है, और इसको लिमिट्स क्या रहेंगे, 0 टू l रहेंगे, 0 टू l, ठीक है। शायद कुछ स्टूडेंट को ये जो फॉर्मूले इंटीग्रेशन के वो पता है, ठीक है, जिनको पता है नो प्रॉब्लम, जिसको पता नहीं है वो क्या करेंगे, ऐसा याद में रखेंगे, मतलब x dx का इंटीग्रेशन रहता है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x dx इज इक्वल टू x² by 2 रहता है, ये ध्यान में रखना है। यहां तक कुछ डाउट है क्या, बोलिए मुझे जरा, यहां तक कुछ डाउट है क्या। ओके, थोड़ा इसका स्नैपशॉट ले लीजिए आप, स्नैपशॉट। आई एम गोइंग टू इरेज दिस लेफ्ट पार्ट नाउ, लेफ्ट पार्ट को इरेज करूंगा मैं अभी। मैथमेटिकल मेथड्स मैं लेने वाला नहीं हूँ, मैथमेटिकल मेथड विल बी टॉट बाय वन मोर सर इज देयर, राउत सर। ओके,
सो ही इज गोइंग टू टीच यू मैथमेटिकल मेथड्स। उसमें वो डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशंस, वेक्टर्स, ओके, वो आपको सब कुछ पढ़ाएंगे, ठीक है। सो यहाँ का थोड़ा सा पोर्शन में इरेज करता हूं। अभी हम इस डेरिवेशन के एंड तक है, नजदीक है, एंड के नजदीक है, ठीक है। अभी देखिए, सो वर्क डन इज इक्वल टू YA by L as it is ना, YA by L as it is। अभी x की जगह क्या करूंगा, स्मॉल l रखूंगा। ये भी एक रूल है, मैथमेटिक्स का रूल है। ये थोड़ा स्टेप्स आपको रिपीट करके ध्यान में रखना पड़ेगा। बाद में आपको एक बार इंटीग्रेशन होता है तो वो कैसा आता है, किस तरह से आता है, वो आपके बहुत ही समझ में आ जाएगा। तो क्या करेंगे, x को रिप्लेस करके, अकॉर्डिंग टू द रूल, x की जगह क्या करना है, हमें ये अपर लिमिट अभी इधर प्लेस करना है, क्योंकि लोअर लिमिट तो 0 है, तो इसका कुछ संबंध ही नहीं आता है। ओनली इन द प्लेस ऑफ x प्लेस दी स्मॉल l। सो x की जगह मैंने l रखा तो क्या हो जाएगा, l स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। l स्क्वायर बाय 2, x स्क्वायर बाय 2 के बजाय क्या हो जाएगा, l स्क्वायर बाय 2। सो देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू 1 by 2 मैं आगे लेता हूं, देखिए 1 by 2 आगे लिया, ठीक है। उसके बाद यल बाय यल लिखता हूं और उसके बाद यल लिखता हूं। ये स्टेप समझ में आया क्या, देखिए क्या किया है मैंने, देखिए समझ में आया क्या। यल स्क्वायर को मैंने क्या किया, यल इंटू यल लिखा, यल इंटू यल, और 2 को क्या लिया, क्या किया है मैंने, आगे लेके आया हूं। ओके, समझ में आया ना। YA by L as it is, L square by 2 हो गया। L square by 2 का क्या करूंगा मैं, L into L ऐसा सेपरेट लिखूंगा। अभी ऐसा सेपरेट क्यों लिखूंगा, देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देता है क्या, हमने पहले लिखा है ऐसा कुछ, L by L, ओके, L by L ऐसा मैंने लिखा है, ठीक है। सो फ्रॉम, सपोज दिस इज इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या आ जाएगा, फ्रॉम दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, वर्क डन इज इक्वल टू हाफ एज इट इज, L by L मतलब क्या रहता है, फोर्स रहता है, इनटू स्मॉल l मतलब इलोंगेशन। सो दिस इज योर फाइनल फार्मूला, ओके। अभी देखिए ये फार्मूला क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी देखिए हमने फोर्स कितना लगाया है, यह फोर्स लगाया है, इलोंगेशन कितना हो गया है, यल इलोंगेशन हो गया है, ठीक है। देखिए फिर एक बार, हमने फोर्स कैपिटल F लगाया है और टोटल इलोंगेशन यल हो गया है, तो वर्क डन एक्चुअली कितना आना चाहिए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F इंटू यल आना चाहिए, लेकिन वर्क डन F इंटू यल नहीं आता है, क्या होता है, हाफ इंटू F इंटू यल आता है। मतलब वर्क डन एक्चुअली FL होना चाहिए लेकिन हाफ FL आता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, देखिए क्योंकि आपको पता होगा जब कोई भी वायर को हम स्ट्रेच करते हैं या रिपीटेडली बेंड करते हैं तो क्या होता है, आपको पता है ना, वो वायर क्या होता है, ठंडा होता है या गर्म होता है, बताइए मुझे जरा। किसी भी वायर को हम स्ट्रेच करते हैं या फिर बेंड करते हैं रिपीटेडली तो वायर क्या होता है, आपने देखा होगा ठीक से, ओके, इट बिकम हॉट, टेम्परेचर ऑफ दैट बॉडी इंक्रीजेस, ओके। तो इधर क्या होता है, देखिए जब हम फोर्स F लगा के इलोंगेशन L करते हैं तो वर्क डन एक्चुअली होना चाहिए F इंटू L, लेकिन हो रहा है वर्क डन हाफ इंटू F इंटू L। मतलब इसका क्या होगा, देखिए हीट में क्या हो जाएगा, हाफ इंटू F इंटू L क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। फिर एक बार बता देता हूं मैं, F फोर्स लगा के इलोंगेशन L करने के बाद क्या होता है, बॉडी गर्म होती है, मतलब क्या होना चाहिए, कुछ एनर्जी उसको जानी चाहिए ना, हीट करने के लिए कुछ एनर्जी जानी चाहिए, तो क्या होता है, हाफ इंटू F इंटू L, इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी किसके लिए जाती है, हीटिंग के लिए जाती है, और रिमेनिंग इज द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग, ओके। तो ये जो एमसीक्यू है या फिर ये जो पॉइंट है फ्रॉम नीट और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, ये ध्यान में रखिए, क्वेश्चन कैसा रहता है, देखिए
क्वेश्चन देखिए वंस अगेन, एमसीक्यू कैसा रहेगा देखिए, एफ मैंने फोर्स लगाया है और इलोंगेशन यल हो गया है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी कितना होगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल, जो स्ट्रेच करने वाला है, स्ट्रेच करने वाला है, वो कितना वर्क डन करेगा? एफ इंटू यल इतना वर्क डन करेगा, क्योंकि उसने तो फोर्स एफ लगाया है और इलोंगेशन कितना हो गया है? यल इलोंगेशन हो गया है, मतलब उसने वर्क डन कितना किया? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी, जो उसको स्ट्रेच करने वाला है उसको क्या बोलेंगे हम? एक्सटर्नल एजेंसी बोलेंगे। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी क्या कितना हो जाएगा? एफ इंटू यल हो जाएगा। अभी एफ इंटू यल हो गया, तो उसमें से स्ट्रेचिंग के लिए कितना वर्क डन जाएगा? स्ट्रेचिंग के लिए मतलब ये क्या होता है, उस वायर में पोटेंशियल इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इट इज स्टोर्ड। ओके, ये जो वर्क डन है वो क्या होता है, उस वायर में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर होता है। ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी एफएल में से हाफ एफएल क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा, और हाफ एफएल क्या हो जाएगा? हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड ड्यू टू दैट व्हाट विल हैपन? द rod will be heated, or that wire will be heated. हाँ, और इसी ये भी एक चीज ध्यान में रखिए, ये वर्क डन इन स्ट्रेचिंग जो है हाफ इंटू फोर्स इंटू यल, इसका क्या होता है? तो ये जो वर्क डन है दैट इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। ओके, ये जो वर्क डन है हाफ इंटू फोर्स इंटू इलोंगेशन, इसका क्या होता है? इट इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड इट इज स्टोर्ड इन दैट वायर। ओके, सो टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी एफएल है, उसका हाफ एफएल पोटेंशियल एनर्जी में जाएगा और हाफ एफएल हीट में जाएगा, और इसलिए वो क्या होता है? गर्म होता है। देखिए इसमें कुछ डाउट है क्या? बोलिए अभी। तो यहां तक अभी डेरिवेशन है, वर्क डन इज इक्वल टू हाफ इंटू फोर्स इंटू इलोंगेशन। ठीक है, so therefore work done is equal to half into force into elongation. Okay, so this is the formula for the work done, and this work, ये भी sentence important है, this work that is half into force into elongation. Okay, this work is stored in the wire. Okay, stored in wire in the form of ये वर्क डन जो है वायर में स्टोर हो जाएगा। ओके, इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में ये स्टोर हो जाएगा। ओके, इनटू द स्ट्रेच्ड वायर। और उसके बाद ये भी नोट इधर लिखे लीजिए, note is that note when force is equal to F and elongation is equal to क्या है? स्मॉल यल है। ओके, जब फोर्स क्या है? कैपिटल एफ है और इलोंगेशन कितना है? स्मॉल यल है, तो यहाँ पे मैं 3 पॉइंट्स लिखूंगा। पॉइंट नंबर 1, वर्क डन, ओके, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी कितना होगा? बोलिए, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी विल बी F इंटू यल। टोटल वर्क डन तो FL हो रहा है, करेक्ट। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन वायर, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन वायर, वायर में कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा? क्या हो जाएगा? कितना पोटेंशियल एनर्जी बताइए। अभी वर्क डन तो FL हो गया, तो सभी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता है। हाफ इंटू फोर्स इंटू इलोंगेशन, ये पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और रिमेनिंग ओके हीट प्रोड्यूस कितना रहेगा? हीट प्रोड्यूस विल बी हाफ इंटू एफ इंटू यल रहेगा।
सो ये हमेशा ध्यान में रखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। जब यफ फोर्स लगाने के बाद टोटल इलॉन्गेशन आप यल करते हैं, तब क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब एफएल तो वर्क डन हो जाएगा, लेकिन एफएल वर्क डन होने के बाद भी वायर में कितनी पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हाफ इंटू फोर्स इंटू इलॉन्गेशन। मतलब क्या होता है, हाफ तो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया, तो रिमेनिंग हाफ का क्या होता है, तो रिमेनिंग हाफ तो हीट में कन्वर्ट होता है। और इसकी वजह से हमेशा देखिए, जब कोई वायर आप बेंड करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर क्यों बढ़ता है, ड्यू टू दिस रीजन, ओके। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी इज मोर, but stored energy in that wire is less, and some energy therefore is converted into heat, okay. ठीक है, I'm going to teach you basically chapter from the physics 2. Actually in physics there are two sections, physics 1 and physics 2 is there, okay. So in that I'm specially going to teach you physics 2 chapters. What are the physics 2 chapters? For example, ray optics, उसके बाद electrostatics, उसके बाद current electricity, magnetic field, magnetism, ओके। आफ्टर दैट मॉडर्न फिजिक्स का जो पार्ट है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लियाई, ड्यूअल नेचर, ये सभी जो फिजिक्स 2 के रिलेटेड जो चैप्टर्स है, जो फिजिक्स में एंड में चैप्टर आते हैं, एंड, ओके। मतलब अगर टोटल 30 टॉपिक्स है, तो 30 में से 15 टॉपिक तो मैं लास्ट के एंड के में पढ़ाऊंगा, ठीक है। बेसिकली वो मेंस और नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो जो टॉपिक है मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। और वन मोर थिंग इज दैट, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस सभी टॉपिक का ऑलरेडी मैंने वीडियोस किया हुआ है, ओके। उस टॉपिक का वीडियो ऑलरेडी आई हैव डन द वीडियोस, एंड you can see those videos, okay, on one YouTube channel is there, okay. On that YouTube channel you can see all those videos, okay. You may be knowing that YouTube channel, my YouTube channel is also there. On that channel you can see all those videos. Name of that channel is like this. You can search in YouTube, okay, DSC capital, P capital, and DSC physics is the name, okay. You can go there, you can subscribe there, and you will get all the topics related to mains, NEET, okay. Mains and NEET, all the topics you will get there, and you can view those videos repeatedly, and you can prepare for the mains and NEET exam directly, okay. ठीक है,